वेलकम एवरीवन। ओके शिवम पे आपका स्वागत है। साथियों, हमने पिछले सालों की क्वेश्चन सीरीज का एक बैंक तैयार किया है जिसमें से लगभग 3 पार्ट करा चुके हैं, 90 क्वेश्चन, और ये चौथा पार्ट है। इसमें 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो इस पुराने क्वेश्चन पेपर का प्रमुख लाभ यह है कि MPPB जितना भी टीचर के लिए संविदा वर्ग 1 या 2 या 3 के लिए जो भी बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका एक लेवल पता चलेगा, उसका एक आइडिया होगा, जिससे आप आने वाले पेपर में अपने नंबर को इम्प्रूव कर पाएंगे इस 30 क्वेश्चंस के में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। और हाँ, अगर आपको इस तरह से वीडियो या नोटिफिकेशन चाहिए तुरंत मिले, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है? बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास नहीं है के बारे में पूछा है। पहला देखिए, ज्ञान और कौशल अर्जित करने में छात्र को अधिक सक्रिय बनाना, या फिर छात्र को इस बारे में अधिक जानकारी देना कि वे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, शिक्षक के निर्देश और निर्णयों के तहत काम करना, पारस्परिक विचार विमर्श पर ध्यान केंद्रित करना जैसे कि ट्यूटोरियल या अन्य चर्चा समूह का उपयोग करना। तो यहाँ पे देखिए, बाल केंद्रित अधिगम का अभ्यास के नहीं है के बारे में पूछ रहा है। तो बाल केंद्रित अभ्यास नहीं होगा जो है शिक्षक का निर्देश या शिक्षक टीचर सेंटर्ड एजुकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन होंगे तो इस बाल केंद्रित के अधिगम के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से पहले का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मनोवृत्ति के परीक्षणों में किया जाता है? मनोवृत्ति के परीक्षणों में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? पहला, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण या लिकर्ट स्केल। तो मनोवृत्ति परीक्षण का मतलब होता है एटीट्यूड टेस्ट, यानी आपके मन की आवृत्ति, यानी मन आपको किस चीज़ों के प्रति रुचि है उसको टेस्ट करने के लिए लिकर्ट स्केल एक टेस्ट है। तो इसलिए ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में बहुसांस्कृतिक जागरूकता में उनके ... के संदर्भ में छात्रों में मतभेदों की समझ और सराहना शामिल है। कौशल और क्षमताएं, नंबर सेकेंड विशेष आवश्यकताएं और उपहार, नंबर थर्ड सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि, नंबर फोर्थ व्यवहार और स्वभाव। तो यहाँ पे पूछा है, देखिए, बहुसांस्कृतिक जागरूकता में मतभेदों को समझना और सराहना शामिल है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक स्थिति और धार्मिक पृष्ठभूमि। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एंटी तनाव दवा एक ऐसी दवा है जिसका प्राथमिक व्यवहार प्रभाव चिंता को कम करता है, लेकिन यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रूप में कार्य करता है। एंटी तनाव दवा के बारे में बताना है। तो यह किस रूप में कार्य करती है? उत्प्रेरक के रूप में, अवसादक के रूप में, उत्तेजक के रूप में या संशोधक के रूप में। तो जो एंटी तनाव दवा है, आपने केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में देखा होगा कि एक डिप्रेसेंट यानी अवसादक, या आपके अंदर जो अवसाद उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से बच्चों के परीक्षाओं में असफल होने का कारण बनता है? तो यहाँ पे ये बताना है कि बच्चों की परीक्षाओं में असफलता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। कक्षा का परिवेश, शारीरिक शक्ति, परीक्षा का डर या फिर परीक्षा के दौरान धैर्य की कमी। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा, होगा तो सभी लगभग, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा होगा कारक जो कि बच्चों को असफल बनाता है? तो इसमें परीक्षा का डर है जो सबसे इन ऑप्शन में सबसे ज़्यादा घातक होता है। देखिए क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं, दैनिक जीवन से जुड़े। इस तरह से आप इन पेपर के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने तैयारी कर ही चुका होगा और अब रह गया पेपर, अधिक से अधिक क्वेश्चन करना चाहिए आपको। साथ ही पिछले साल का ये जो डिटेल डिस्कशन है, तो इस तरह से देखना आपको अधिक लाभकारी रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है: शिक्षक केंद्रित, प्रासंगिक और व्यवहारिक, निष्क्रिय और सैद्धांतिक, रटना या शिक्षाप्रद। करके सीखना के बारे में लर्निंग बाय डूइंग दिया किसने था? जॉन डीविन दिया था।
और इसका जो करके सीखना में सबसे प्रासंगिक जो आंसर होगा तो हो जाएगा रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल, व्यवहारिक, व्यवहार के रूप में अगर बच्चे करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना करता है? कंप्यूटर के कामकाज के लिए मानवीय अनुभूति की तुलना कौन सा करता है? देखिए ऑप्शन देखिए। 7 का पहला न्यूरल प्रोसेसिंग यानी तंत्रिका प्रक्रम, नेटवर्क मैपिंग यानी नेटवर्क मानचित्रण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या सूचना प्रक्रम, या फिर माइंड मैपिंग मानचित्रण। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन के ही माध्यम से जो है तो मानवीय अनुभूति को वो जान पाएगा कंप्यूटर। न्यूरल प्रोसेसिंग या फिर ये नहीं होंगे। इस तरह से 7 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जो बच्चे सामान्य बच्चों से काफ़ी हट के होते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? ऑटिस्टिक चिल्ड्रेन यानी स्वपरायण बच्चे, एबनॉर्मल चिल्ड्रेन यानी असामान्य बच्चे, या इंटेलिजेंट चिल्ड्रेन यानी बुद्धिमान बच्चे, या एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन यानी असाधारण बच्चे। तो इसका जो हो जाएगा जो बच्चे सामान्य बच्चे से काफ़ी हट के होते हैं यानी एक्सेप्शनल असाधारण बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्यक्तियों में ... उत्पन्न भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है। तो व्यक्तियों में किस भिन्नताओं को लिंग संदर्भित करता है? शैक्षिक रूप से यानी एजुकेशनली, या इमोशनली भावनात्मक रूप से, बायोलॉजिकली जैविक रूप से, या सोशली सामाजिक रूप से। तो व्यक्तियों में जो लिंग का संदर्भण है वो समाज से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सामाजिक हो जाएगा। 9th का 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ... वे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयत्न त्रुटि अधिगम के प्रयोगों को संचालित किया था? थार्नडाइक थे, कोहलर थे, या फिर स्किनर, या पावलोव। तो ध्यान रखिए ये टॉपिक एक क्वेश्चन हमेशा देता है और 3 टॉपिक आपके सिलेबस में तीनों पेपर में रहा, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 बहुत ही मोस्ट है। थार्नडाइक, पावलोव और स्किनर, इनके क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन रहते हैं इन तीनों के किसी न किसी पेपर, हर पेपर में, इसलिए इसका 10th का आंसर फर्स्ट हो जाएगा थार्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किससे संबंधित है? पर्सनालिटी से, मनोवृत्ति से, बुद्धि से, या प्रेरणा से। तो जो तर्क संगत चिंतन है वो इंटेलिजेंट यानी बुद्धि से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विज्ञानी, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट शिक्षा मनोविज्ञानी, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नैदानिक मनोविज्ञानी, या सोशल साइकोलॉजिस्ट या सामाजिक मनोविज्ञानी। तो यहाँ पे देखिए औपचारिक वातावरण, 2 प्रकार के वातावरण होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो ये फॉर्मल वातावरण यानी एक वेल तरीका हो, जैसे कि स्कूल जाना, बच्चे स्कूल जाते हैं फॉर्मल तरीके से, और जो कि स्कूल में सीखते हैं, और जो बाहर समाज से सीखते हैं वो इनफॉर्मल तरीके से सीखना होता है। इस तरह से प्रमुख डिफरेंस हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल में। तो यहाँ पे फॉर्मल के बारे में बात कर रहा है, तो फॉर्मल में जो हो जाएगा अधिगम किसके अधिगम के द्वारा किया जाता है? तो इसमें शिक्षा मनोवैज्ञानिक द्वारा, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल के बच्चों के बारे में जो अध्ययन करेगा एक फॉर्मल तरीके से अध्ययन किया जाएगा, इसलिए इन मनोवैज्ञानिकों को शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहे जाएंगे, न कि इन तीनों को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, किस पेशे में अविरत जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? अविरत यानी एप्टीट्यूड, ये भी क्वेश्चन लगभग रिलेटेड इससे हर पेपर में आए हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो एप्टीट्यूड के बारे में जान लीजिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 13 का देखिए, फर्स्ट में क्या होगा? मार्गदर्शक परामर्शक, या फिर चिकित्सक, या फिर वकीलों, या फिर इंजीनियर। तो अविरत जांच के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, किस में ज़रूरत होती है? चिकित्सक, ये तो वैसे ही इनका एक प्रोफेशनल डिग्री होगा तभी ये उस क्षेत्र में जाएंगे। वकीलों का भी एक LLB प्रमुख डिग्री हो सकता है, और इंजीनियरों के लिए BTech या फिर उससे रिलेटेड भी जो भी है। पर मार्गदर्शक के लिए ये तीनों बन सकते हैं, लेकिन अगर इनके अंतर्गत अविरत जांच यानी एप्टीट्यूड ही नहीं है मार्गदर्शक बनने के लिए, तो कैसे इसका उपयोग किया जाएगा? इसलिए मार्गदर्शक परामर्श में अविरत जांच के लिए अविरत जांच का सबसे अधिक उपयोग किया जाएगा, इसलिए सबसे उपयुक्त आंसर 13 का पहला नंबर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं पर किसी भी प्रकार से ध्यान केंद्रित नहीं करता है? यानी जैविक पहलुओं और आवश्यकताओं का ध्यान किसी भी प्रकार से नहीं कर सकता है। कौन सी? ड्राइव थ्योरी, हायरार्की ऑफ नीड्स यानी आवश्यकताओं के सिद्धांत का पदानुक्रम, या मैनिफेस्ट नीड्स ऑफ थ्योरी प्रत्यक्षता को सिद्धांत की आवश्यकता होती है, या फिर इंस्टिंक्ट थ्योरी यानी वृत्त सिद्धांत। तो देखिए, जैविक पहलुओं या आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार से, तो ड्राइव थ्योरी एक जैविक पहलुओं के रूप में जानी जाती है। आवश्यकताओं के सिद्धांत, ये जो कि मास्लो ने दिया था 5 प्रकार की, ये भी आवश्यकताओं से ही रिलेटेड हो जाएगी। वृत्त सिद्धांत भी आवश्यकताओं से ही रिलेट हो जाएगी। लेकिन मैनिफेस्ट नीड्स ऑफ थ्योरी यानी ये क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड, ये इससे रिलेट नहीं करेगी, इसलिए 14 का थर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है? विकैरियस कंडीशनिंग है, प्रत्यधिकृत अनुबंधन, लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त अधिगम, या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, विश्लेषणात्मक अधिगम, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें क्या बोल रहा है? अधिगम का एक संज्ञानात्मक रूप नहीं माना जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग छात्रों को विषय के बारे में उत्सुक बनाने के लिए किया जा सकता है? तो छात्रों को उत्सुक बनाना सबसे पहले ये हो सकता है कि पहले से ही पता हो, या फिर जानने की इच्छा हो, या जानने की इच्छा ना हो, या पता ना होना। तो इन सबों में सबसे उपयुक्त इन तीनों में देखिए, कहीं ना कहीं पहले से पता होगा तो छात्र उतना उत्सुक नहीं रहेगा। जानने की इच्छा होगी यानी टॉपिक पता होगा तो भी उत्सुक नहीं रहेगा। जानने की इच्छा ना होना यानी तुरंत बेकार ही है, लेकिन पता ना होना और उसको अचानक उस चीज़ का सरप्राइज हो कि ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो इसलिए उसको ज़्यादा इसमें रुचि होगी और इस तरह से वो इसके बारे में ज़्यादा उत्सुक होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का 4th नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा के संबंध में सत्य है? रचनावादी को देखना है, रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम। नंबर 1 देखिए, कक्षा का वातावरण बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए, या फिर अधिगम प्रक्रिया में संरचना का अभाव होता है? अभाव होना हो ही नहीं सकता। रचनावादी कक्षा में छात्र छात्रा के बीच बातचीत की कोई भूमिका नहीं होती है, ये भी नहीं होगा। निर्देश की विधि एक रचनावादी कक्षा में पूर्णतः शिक्षाप्रद है, तो निर्देश की विधि शिक्षाप्रद है, ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसका जो सबसे उपयुक्त आंसर होगा बौद्धिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से सुरक्षित होना चाहिए रचनावादी। रचनावादी का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार से डायरेक्शन से सोचे, डाइवर्जेंट थिंकिंग एक तरह से हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है? प्रोसीड्यूरल मेमोरी यानी प्रक्रियात्मक स्मृति, आइकॉनिक मेमोरी यानी प्रतिभा संबंधित स्मृति, या एपिसोडिक मेमोरी प्रासंगिक स्मृति, या डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी घोषणात्मक स्मृति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा, चूँकि इसमें देखिए स्मृति का एक साइकिल चलाने का कौशल, साइकिल चलाना यानी उसके शरीर का एक्टिवेट होना ज़्यादा बेहतर है, शरीर उसमें चलना चाहिए, इसलिए इसमें प्रोसीड्यूरल मेमोरी जो है उसमें प्रक्रियात्मक स्मृति का उपयोग होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किन दृष्टिकोणों में महत्ता दी जाती है? कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, साइको एनालिटिक यानी मनोविश्लेषणात्मक, या ह्यूमनिस्टिक मानववादी, या फिर बायोलॉजिकल यानी जैविक। तो देखिए आत्म सुधार हो रहा है पर्सनालिटी में, तो कॉग्निटिव या मनोविश्लेषणात्मक और जैविक, ये तीनों आत्मविश्वास में नहीं, पहले नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा 19 का ह्यूमनिस्टिक यानी मानववादी होगा, क्योंकि व्यक्तित्व का आत्म सुधार हो रहा है तो उसमें मानवतावाद का गुण विकसित होगा। 19 का थर्ड हो जाएगा। 20 देखिए, स्थायी विशेषताओं के पैटर्न के रूप में क्या वर्णित है जो एक व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करता है? तो स्थायी विशेषताओं के पैटर्न में क्या वर्णित होना चाहिए? नंबर 1 पर्सनालिटी, नंबर 2 अधिगम या लर्निंग, नंबर 3 इंटेलिजेंट या बुद्धि, या मोटिवेशन प्रेरणा। तो स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करें, उसके लिए कौन सा आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए, पर्सनालिटी जो है स्थिरता एवं व्यक्तित्व का उत्पादन करती है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक बच्चा किस तरह का विद्यार्थी है जो विषय से संबंधित भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखता है। भौतिक गतिविधि करते हुए सबसे अच्छा सीखे, ऐसा बच्चा किस तरह का हो सकता है। ओरल यानी श्रव्य, रीडिंग राइटिंग पठन लेखन, या विजुअल या काइनेस्थेटिक। तो भौतिक गतिविधि कर रहा है, इसका मतलब गति संवेदी। गति संवेदी का मतलब भी होता है कि इसमें शरीर का भी कुछ काम करना पाया जाएगा, इसलिए इसका 21 का 4 आंसर हो जाएगा। 22 देखिए, अधिगम को एक जीव के ... के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में परिभाषित किया गया है। तो अधिगम को किसके स्थायी परिवर्तन में परिवर्तित किया जा सकता है? व्यवहार के रूप में, विचार के रूप में, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व के रूप में, या इंटेलिजेंस के रूप में। तो अधिगम से स्थायी परिवर्तन जो होगा आपका, तो इस तरह से इसका बिहेवियर यानी व्यवहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बंडूरा द्वारा दिए गए फियरलेस फियर प्रयोग जो था, किसने मॉडल की भूमिका निभाई थी? प्रयोगकर्ता ने, निडर बच्चे ने, मित्रवत कुत्ते ने, या भयभीत बच्चे ने। तो इन्होंने एक जो फियरलेस फियर प्रयोग किया था वो ओवरऑल से संबंधित, तो इसमें निडर बच्चे ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भाषा में अर्थ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भाषा में अर्थ का अध्ययन को और क्या नाम दिया जा सकता है? पहला मॉर्फोलॉजी, या लिंग्विस्टिक, यानी लिंग्विस्टिक इंग्लिश ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड देखिए, सिंटैक्स या सिमेंटिक्स। तो मॉर्फोलॉजी लगभग ज्योतिष विद्या के रूप में जाना जाता है। लिंग्विस्टिक में भाषा विज्ञान से संबंधित होता है, और सिंटैक्स जो है तो इसमें स्टडी ऑफ द मीनिंग यानी अर्थ का प्रयोग, सिंटैक्स वाक्य बनाने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाएगा। और जो कि सिमेंटिक्स है, इसमें इसका अर्थ ही होता है कि किसी भी भाषा में अर्थ का अध्ययन करना। गूगल में डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए कितना डायरेक्टली क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा है इंग्लिश का अर्थ के रूप में। तो इस तरह से क्वेश्चन का ये लेवल रहा है, और देखिए इस तरह से आपको कितना हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी पेशी अवस्था। तो जीन पियाजे ने 4 स्टेप में दिया था संज्ञानात्मक विकास को। पहला हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरा नंबर में इसमें प्री ऑपरेशनल, तीसरा कॉन्क्रीट, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इनका जो एज है 0 से 2 साल, और प्री ऑपरेशनल का 2 से 7 साल, और इसमें जो कॉन्क्रीट का होगा 7 से 12, और चौथा नंबर हो जाएगा ये 12+ वालों के लिए है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा जो 7 से 12 के लिए कॉन्क्रीट, 25 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डॉट के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। किस मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं? ट्राईप्लेगिया, बाईप्लेगिया, क्वाड्रीप्लेगिया, या हेमीप्लेगिया। तो देखिए 4 सीधे दिया है, आप इसको डायरेक्ट भी अगर देखेंगे तो क्वाड्री यानी 4 होता है। क्वाड्री मतलब 4, ट्राई मतलब 3, और बाई मतलब 2। इसका जो प्रमुख आंसर वैसे भी देख लीजिए, क्वाड्रीप्लेगिया में लगभग शरीर के 4 भाग, दोनों पैर, दोनों हाथ, और ट्राईप्लेगिया में 2 पैर 1 हाथ, बाईप्लेगिया में 1 पैर 1 हाथ किसी एक भाग का। यह डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। काफ़ी इजी है, इसमें सीधे आप लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, किसी के व्यक्तित्व के विकास में से किसमें सहायता होती है? परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करने में, या फिर शरीर का कद बढ़ने के लिए, या फिर सामाजिक स्थितियों से निपटने, या जन्मजात विकारों पर काबू पाने के लिए। किसी के व्यक्तित्व का विकास अगर हो जाता है तो परिपक्वता की प्रक्रिया को तेज करना, ये तो व्यक्तित्व के विकास से पहले होगा। व्यक्तित्व के विकास के बाद की प्रक्रिया ये लोग पूछ रहे हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो गया तो उसके बाद वो समाज में या फिर अपने आसपास के वातावरण को हैंडल करेगा, उस स्थितियों से जो भी समस्याओं से होगा निपटने में सहायता होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा सामाजिक स्थिति में 3rd नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के
अनुसार उत्तेजना प्रतिक्रिया युग्मों की आवृत्ति निम्न का गठन निर्धारित करती है। किसका? रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन, हैबिट यानी आदत, पनिशमेंट यानी दंड, या फिर कंडीशनिंग। देखिए थॉर्नडाइक से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, ऊपर आपने देखा होगा, और ये नंबर 28 में भी इन्होंने दे रखा है। तो इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में पूछा है, तो इसमें इससे एक हैबिट उत्पन्न हो जाती है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कारण, इसलिए 28 का जो आंसर हो जाएगा हैबिट यानी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक चिंतन का उदाहरण है? आर्ग्यूइंग यानी तर्क करना, मैनेजिंग टाइम यानी समय प्रबंधन, या एक्टिव लिसनिंग सक्रिय श्रवण, या चौथा नंबर क्वेश्चनिंग यानी पूछताछ। तो रचनात्मक चिंतन, देखिए तीन चार टॉपिक है, ये लोग काफ़ी बार पूछ रहे हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, और ये थॉर्नडाइक और डिसेबिलिटी। इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 3 सीरीज देखे होंगे तो लगभग ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं। आने वाली सीरीज में भी ऐसे ही हम आपको बताएंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहें, और साथ ही अगर आपको ऐसे ही जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए 29 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चनिंग। रचनात्मक चिंतन का जो प्रमुख लक्षण है क्वेश्चनिंग करना, जिससे कि रचना उस चीज़ को बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भाषा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विषय वस्तु है? श्रवण, रूढ़िवादी, विजुअल यानी दृश्य, या सिंबॉलिक। तो भाषा किस प्रकार की विषय वस्तु हो सकती है? सांकेतिक। संकेत, जब हम भाषा को बोलते हैं तो एक प्रकार की संकेत है कि हम इन चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से यह सीरीज ख़त्म होती है, क्वेश्चन सीरीज 4। अगर आपको सीरीज का पिछले सीरीज के लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, साथ ही इसका जो PDF है इसको भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इस तरह से आप जुड़े रहें, बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक यू सो मच।